जय हिंद। नमस्कार यूपीएससी के सभी दोस्तों को। आइए आज हम देखते हैं विजन आईएएस 2023 टेस्ट नंबर 1, जिसमें हमारा आज भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसमें कुछ सिलेबस इसका आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। छोटा सा सिलेबस है। इसमें रेफरेंसेस की बात करें तो हम उसको इसमें हम देख सकते हैं। इसके रेफरेंसेस में हम रख सकते हैं 9th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, 10th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और सबसे मेन रेफरेंस में रख सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। तो आइए, और इसमें हमारा प्लस में करंट अफेयर्स जनवरी 2022 भी शामिल रहेगा, जो उसके कंटेंट होंगे। आइए इस सीरीज में हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला कथन है, इनमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। तीसरा है, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें हम देख सकते हैं आप कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए 1 और 3, अगला जो हमारा डी है उसमें 2 और 3 है। तो इसमें हमारा केवल, इसमें अगर भारतीय संविधान के तहत देखा जाए तो इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है किसमें? ऑप्शन 1 वित्त मंत्री में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आप सब जानते हैं कि ये राष्ट्रपति सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा किसी उसके राज्य क्षेत्र में वित्तीय स्थिति या अथवा प्रत्यय खतरे में है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि अनुच्छेद 360 के तहत वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा हमारा कथन है, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। तीसरा हमारा कथन है, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही नहीं है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, ये द्विवार्षिक आधार पर तैयार की जाती है। और हमारा जो दूसरा है, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि हमारी 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला है हमारा, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है, जबकि इसमें ये भी सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में 6,647 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र की अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता या समानताएं विद्यमान है? संसद की सर्वोच्चता, दूसरा है निर्वाचित राज्य प्रमुख, तीसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है निर्वाचित राज्य प्रमुख, भारत की भी है, ब्रिटिश संसदीय की भी है। और तीसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन, ये जो है सिर्फ भारत में है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए केवल 2, 3, 4, ऑप्शन बी हमारा है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन सी केवल 2, 4, ऑप्शन डी केवल 1, 3, 4। तो इसमें हम देखते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री स्वयं होता है, तो इसको आप एलिमिनेशन से बी और डी को गलत कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं उपाध्यक्ष जो है
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं वो भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें हमारा एलिमिनेशन की सहायता से आप देखेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? एकल और लचीला संविधान। 2, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान जो है एकात्मक है। एकल और लचीला ये भी सही है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये भी सही है, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर हमारा 7 है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं। दूसरा है हमारा भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है ये एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना, 2011 के मकान सूचीकरण आंकड़े चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे। तो इसमें हम देखते हैं क्या कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन से सही है। केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। इसमें हमारे देखते हैं एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एनपीआर में वो लोग भी शामिल हैं जो भारत में पिछले 6 माह या अगले 6 माह तक रहने की मंशा रखते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार वो भी एनपीआर में शामिल होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो दोनों बचते हैं वो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें हमारा विकल्प जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन केवल 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है कि नहीं। आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल 1, केवल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो ए ना ही 2। इसमें हम देख सकते हैं संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की कोई सीमा आरोपित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीमा होती है संसद की, वो संशोधन नहीं कर सकती है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है कि नहीं। यह कार्य आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, ना तो ए ना तो 1 ना तो 2। अगला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। और दूसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। तो इसमें हम आप देखते हैं भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो हाँ, चीन इस बैंक का सबसे बड़ा पहला शेयरधारक है तथा भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसीलिए कथन 1 सही हो जाता है। और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इसके सदस्य नहीं, इसलिए कथन 2 दोनों सही हो जाते हैं। इसमें इस तरीके से हम ऑप्शन सी को सही करते हैं, 1 और 2 दोनों। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती हैं? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिसमें अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा कथन है लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। ऑप्शन तीसरा है हमारा लोकतंत्र में उग्र और गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें हम देखते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसमें हम आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहने से इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोकतंत्र में होता है उसमें गैर जिम्मेदाराना की जो गुंजाइश होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से बैठकें होती हैं और लोगों की
काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, कई बार विचार विमर्श होता है, उसके बाद ही कोई विधेयक पारित होता है। तो इसीलिए उग्रता की भावना इसमें नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन हमारा इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? वे अउल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा ऑप्शन है वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हम देखते हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं वे राज्य और निजी व्यक्तियों के कार्रवाइयों के विरुद्ध हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का प्रश्न है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है ए और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है ना तो 1 ना तो 2। इसमें हम देखते हैं कि संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, ये सही है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है, दोनों सही हैं, दोनों विकल्प सही। तो इस प्रकार इसमें सी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं अपना 13 नंबर का प्रश्न है संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है या हैं? धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध या धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। नीचे के ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो जो इसमें भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी से। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता। ये भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेखित है अनुच्छेद 29 के तहत। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 14 है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित हैं? तो इसमें पहला है हमारा IR कोहिलोवाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, तीसरा है मेनका गांधीवाद 1978, चौथा है मिनर्वा मिल्सवाद 1980। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन हमारा केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 4, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4, डी ऑप्शन है केवल 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो नीति निर्देशक तथा मूल अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति को दिखाता है, वो हो जाएगा हमारा केवल 2 और 4। इस प्रकार से इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसको आप विस्तृत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप खुद से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में से ज़्यादा डिटेल में जाना संभव नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पहला कथन है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन DMRC, दूसरा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप सब जानते हैं इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
इसमें ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो ये सभी जो जो सभी अंग हैं या जो सभी इकाइयां हैं ये राज्य के अंतर्गत ही आती हैं, इसीलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसमें हम ये देख सकते हैं, आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में हाल ही में अंटार्कटिका क्षेत्र में वेडल सागर में एक विशाल फिश ब्रीडिंग कॉलोनी, मत्स्य प्रजनन कॉलोनी की खोज भी की गई है। यह भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए अगले आने वाली परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। तो इसमें हम देखते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये एक सांविधिक निकाय है, तो ऑप्शन इसमें हमारा एक गलत हो जाता है। संवैधानिक नहीं, ये सांविधिक निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन कथन 2 सही हो जाएगा। तो इसमें जो देखेंगे हम, इसमें उत्तर होगा वो होगा केवल 2। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि द्वारा संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा कथन है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल या अन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तीसरा है हमारा, यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा आप सही होगा। इसमें हम पहले आइए अपना ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 और 3। तो मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार एवं अन्य क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बचता है 1 और 3, ये जो दोनों सही हैं, इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? सांस्कृतिक विभिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों के हित, प्रशासनिक महत्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। तो इसमें हमारा जो देखेंगे 1 2 3 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सभी सही हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक आधार पे कौन से राज्य बनाए गए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व पे बनाए गए हैं दिल्ली और चंडीगढ़। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर बनाए गए हैं पंडुचेरी, दादर नागर हवेली, दामन दीव। सामरिक महत्व पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। तथा पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के विशेष उपचार एवं देखभाल हेतु मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश आदि बनाए गए, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा या से शामिल है? अनुच्छेद 19 के तहत इसमें देखते हैं हम क्या होगा। मौन रहने की स्वतंत्रता, दूसरा है।
हड़ताल का अधिकार, तीसरा है प्रसारण का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 3, 4, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी 2, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला ऑप्शन है मौन रहने का अधिकार, जो केरल में मामला हुआ था इमानुल्ला वर्सेस केरल राज्य का, उसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत भी मौन रहने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इसमें भी प्राप्त है हमें इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 19 के तहत जो है 19 के तहत भी शामिल है, क्योंकि अगर आपको जहाँ ही बोलने की शक्ति प्राप्त होती है वहीं भी आपको शांत रहने की भी शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ आपको बोलने का अधिकार प्राप्त है वहीं आपको शांत रहने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ये जो है अनुच्छेद 21 के तहत भी आता है। तो इसमें हमारा देखते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन जो दूसरा हमारा कथन है हड़ताल का अधिकार, ये प्राप्त नहीं है। हड़ताल का अधिकार जो है मूल अधिकार में प्राप्त नहीं है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है बस, इसीलिए हम देख सकते हैं प्रसारण का अधिकार प्राप्त है। सरकारी गतिविधियों को जानने का जो अधिकार है वो भी प्राप्त है। तो इसी सबको देखते हुए हमारा ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसमें हम देखते हैं कि कौन सा या कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसमें जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसको जो है 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है एक वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बचता है 2। इसमें इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी और एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसमें इसी तरीके से हमारा दूसरा कथन जब सही है तो इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। था इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा आगे की वीडियो को पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।